गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, हीट की क्या कॉन्सेप्ट है और वर्क की क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा को किस प्रकार ये वर्क करते हैं, ऊष्मागतिक निकाय में किसी ऊष्मागतिक निकाय में कार्य किस प्रकार वर्क करता है और ऊष्मा किस प्रकार कार्य करती है, इसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्य या वर्क। सामान्यतः कार्य दो कारकों तीव्रता कारक इंटेंसिटी फैक्टर तथा क्षमता कारक कैपेसिटी फैक्टर का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी ऊष्मागतिक निकाय के तीव्रता कारक तथा क्षमता कारक का गुणनफल क्या कहलाता है? उसका कार्य कहलाता है। इसका फार्मूला लिखा जा सकता है कार्य बराबर तीव्रता कारक गुणे क्षमता कारक, यथा जैसा कि गुरुत्वाकर्षण कार्य बराबर गुरुत्व बल, गुरुत्व के खिलाफ किया गया बल m इंटू जी इंटू ऊंचाई में परिवर्तन, तो गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है mgh। और विद्युत कार्य बराबर विभवांतर, विभवांतर को कहीं पर v से प्रदर्शित किया जाता है लेकिन यहाँ e से प्रदर्शित किया गया है, इंटू आवेश q, ये अतः विद्युत बल बराबर EQ होगा। संकुचन अथवा प्रसार कार्य, संकुचन या प्रसार के खिलाफ कार्य, तो दाब P गुणे आयतन में परिवर्तन डेल्टा V, तो संकुचन अथवा प्रसार कार्य बराबर P इंटू डेल्टा V। अतः ऊष्मागतिकी में कार्य को सामान्यतः यांत्रिक कार्य कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में जो कार्य होता है उसको सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन में यांत्रिक कार्य मैकेनिकल वर्क कहा जाता है। आगे देखते हैं। कार्य बराबर आरोपित बल गुणे विस्थापन। कार्य क्या होता है? किसी पिंड द्वारा पिंड पर आरोपित बल गुणे पिंड कितना विस्थापित हुआ। कार्य का मात्रक बराबर, कार्य को प्रायः अर्ग, जूल अथवा किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? प्रायः अर्ग होता है या जूल होता है अथवा किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। कार्य की SI इकाई जूल है। कार्य की SI इंटरनेशनल सिस्टम में इकाई जूल होती है। ऊष्मा, जब एक तंत्र तथा उसके परिवेश, जब एक तंत्र तथा उसका परिवेश विभिन्न तापों पर स्थिर होते हैं तो उनके मध्य ऊर्जा के विनिमय के स्वरूप को ऊष्मा कहा जाता है। ऊष्मा के अब हम लोग ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक निकाय ऊष्मा के विषय में, हीट के विषय में जब पढ़ रहे हैं तो जब एक तंत्र या निकाय तथा अपने परिवेश, उसका परिवेश, उसके चारों ओर का क्षेत्र विभिन्न तापों पर स्थिर है, दोनों भिन्न भिन्न तापों पर कांस्टेंट स्थिति में है, तो उनके मध्य ऊर्जा के विनिमय के स्वरूप को ऊष्मा कहा जाता है। तो उनके मध्य उस अवस्था में हो जब वो कांस्टेंट की अवस्था में हो तो उनके मध्य ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है एक निकाय से दूसरे निकाय में या निकाय से परिवेश से या परिवेश से निकाय में, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वही ऊष्मा कहलाती है। यदि तंत्र का ताप माने निकाय का ताप, ऊष्मागतिक निकाय का ताप परिवेश के ताप से अधिक है, यदि किसी निकाय का ताप उसके परिवेश से अधिक है तो ऊष्मा का प्रवाह तंत्र से परिवेश की ओर होता है। ऊष्मा का तंत्र का ताप परिवेश से अधिक है, यानी जो सिस्टम है, जो निकाय है, उसका ताप अधिक है तो तंत्र से परिवेश की ओर ऊष्मा जाएगी, जिसमें अधिक है उससे कम की ओर जाती है। इससे तंत्र के ताप में कमी तथा निकाय वो परिवेश के ताप में वृद्धि होती है। ऊष्मा का प्रवाह उस समय तक होता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान, निकाय एवं परिवेश दोनों का तापमान समान न हो जाए। और किसी तंत्र द्वारा त्यागी अथवा ग्रहण की गई ऊष्मा को Q से प्रदर्शित किया जाता है। किसी तंत्र या निकाय द्वारा कितनी ऊष्मा त्यागी अथवा ग्रहण की गई है उसे Q से प्रदर्शित करते हैं। एक तो यहाँ पर दिखाया गया है तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर प्लस Q
और तंत्र द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा बराबर -Q होता है। ऊष्मा का मात्रक प्रायः कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल अथवा किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। ऊष्मा का जो मात्रक होता है उसे कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल अथवा किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग तंत्र की अवस्था तथा प्रवर्ती अवस्था प्रवर्ती स्टेज ऑफ द सिस्टम एंड स्टेज वेरिएबिलिटी, तंत्र की अवस्था स्टेज ऑफ सिस्टम। एक तंत्र उस समय एक निश्चित ऊष्मागतिक अवस्था में स्थिर माना जाता है जबकि उसके समस्त मापनीय गुणों के मान सुनिश्चित होते हैं। एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा निकाय उस समय एक निश्चित ऊष्मागतिक अवस्था में माना जाता है जबकि उसके समस्त मापनीय मेजरेबल गुण जो हैं वो फिक्स होते हैं। तंत्र के सामान्य मापनीय गुण ताप, दाब, आयतन, सांद्रता आदि हैं। तंत्र के लिए सामान्य मापे जाने वाले गुण तापमान, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, आयतन, वॉल्यूम तथा सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन है। अवस्था प्रवृत्ति अथवा अवस्था फलन, स्टेट वेरिएबिलिटी, स्टेट फंक्शन। एक तंत्र को कुछ कारकों जैसे ताप, दाब आदि के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। किसी तंत्र को ताप, दाब, आयतन आदि के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। यथा तंत्र की परिभाषा किसी तंत्र की एक विशिष्ट अवस्था को परिभाषित करने के लिए जिन कारकों को निर्दिष्ट यानी निर्देशित करना आवश्यक होता है उन्हें अवस्था परिवर्ती या अवस्था फलन कहते हैं। किसी तंत्र को परिभाषित करने के लिए, किसी निकाय को परिभाषित करने के लिए विशिष्ट अवस्था को जिन कारकों को निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है, ताप, दाब, सांद्रण, आयतन आदि में से जिन कारकों की आवश्यकता होती है उन्हें अवस्था परिवर्ती या अवस्था फलन कहा जाता है। जल की भौतिक अवस्था ताप तथा दाब को परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाती है। ताप एवं दाब को परिवर्तित करने पर उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। वायुमंडलीय दाब पर 273 केल्विन से नीचे यह ठोस तथा 273 से 373 के बीच यह द्रव तथा 373 केल्विन से ऊपर के ताप पर यह गैसीय अवस्था में द्रव चला जाता है। अवस्था परिवर्तन अथवा अवस्था फलन। अवस्था परिवर्तन अथवा अवस्था फलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यह किसी अवस्था फलन के मान में परिवर्तन तंत्र की केवल प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट तथा अंतिम अवस्था फाइनल स्टेट पर ही निर्भर करती है। जैसे यदि जल के एक नमूने को किसी विधि द्वारा 298 केल्विन से 333 केल्विन तक गर्म किया जाए, जल का कोई नमूना है, सैंपल है, उसको क्या किया जाए, किसी भी विधि द्वारा 298 से 333 केल्विन तक गर्म किया जाए तो जल के ताप में परिवर्तन सदैव अंतिम ताप तथा प्रारंभिक ताप के अंतर के बराबर होगा। अर्थात डेल्टा टी का = T2 अंतिम अवस्था माइनस T1 प्रारंभिक अवस्था = 333 माइनस 228 केल्विन के बराबर होगा। अतः इस प्रक्रम में ताप एक अवस्था फलन है। इस प्रकार से आज की डेट में हमने इस चैप्टर ऊष्मागतिकी के चैप्टर में ताप एवं ऊष्मा की अवधारणा तथा उससे संबंधित अवस्था फलन का अध्ययन किया। अगले टर्न पर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।